नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेशनल पार्क्स बड़े ही महत्वपूर्ण, क्योंकि नेशनल पार्क या फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं वो एक रिजर्व्ड एरिया होता है। राज्य की सरकार भी इसको घोषित कर सकती है एक रिजर्व्ड एरिया, और केंद्र की सरकार भी इसको एक रिजर्व्ड एरिया घोषित कर सकती है। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो किसी जानवर विशेष के लिए अथवा ऐसे जानवरों के लिए जो प्योरली वाइल्ड होते हैं, जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, लेपर्ड, इन सभी के लिए घोषित कर दिया जाता है और इसमें उनका नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास होता है। ये नेशनल पार्क्स कहलाते हैं। और नेशनल पार्क्स की अगर श्रेणी की बात करिए, भारत में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। संख्या समय दर समय बढ़ती रहती है और मैं जो आपको बताने वाला हूं आज, वो विशेषता बात यह होगी कि नेशनल पार्क हमारे भारत में जो हैं वो बेहद ही खूबसूरत एरियाज होते हैं। एक इलस्ट्रेशन ये कहता है दोस्तों कि नेशनल पार्क बेसिकली हमारे भारत के अंदर वो सारे जंगल वाले क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी जानवर अच्छे से विचरण कर सकता है, घूम फिर सकता है। और अगर थोड़ा सा हम इसके आइडिया को आगे की तरफ बढ़ाएं दोस्तों, तो आइडिया को आगे की तरफ बढ़ाने पर यह पाते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर वन्य जीव का शिकार, अवैध शिकार या व्यापार पर प्रतिबंध है कंप्लीटली। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, जिसको हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। ईपीए जो 1986 का है, उसके क्लॉज ये कहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार जंगलों को बचा करके ही हो सकता है। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काम होता है स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को कंजर्व करना या उसको बचाना, विच कैन बी अ प्लांट और विच कैन बी एन एनिमल ऑल्सो। एक एनिमल भी हो सकता है, एक प्लांट भी हो सकता है। हाउएवर नेशनल पार्क में जो मेन पर्पज है, वो मेन पर्पज यही है वन्य जीव का संरक्षण करना, मनोरंजन और कई बार भूदृश्य संरक्षण। इसका एग्जाम्पल देखिए कि भारत में 50 से ज्यादा ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो टाइगर रिजर्व भी हैं। टाइगर रिजर्व कहने का मतलब टाइगर्स वहां पर संरक्षित किए जाते हैं। और वैसे भी पूरी दुनिया में अगर लगभग 5000 के आसपास आबादी होगी बाघों की, तो 4000 के आसपास भारत में है। यानी भारत पूरी दुनिया का टाइगर कैपिटल है। और अगर भारत में बात करिए तो मध्य प्रदेश इज द टाइगर स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में है। मुद्दा यह है दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन फिर भी जाना अलाउड होता है। लेकिन नेशनल पार्क में तो बहुत ही ज्यादा प्रतिबंधित होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट अलाउड है ऑलमोस्ट, ये मान करके चलिए। बाकी मैनेजमेंट का जो फोकस है वन्य जीवों की संरक्षण और सुरक्षा पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रख करके नेशनल पार्क में किसी सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। सो अल्टीमेटली जो नेशनल पार्क्स हैं वो नेशनल पार्क्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए इनके बारे में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ डिटेल के माध्यम से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ खूबसूरत से नेशनल पार्क्स जो हमारे साउथ में मौजूद हैं। ये साउथ के नेशनल पार्क्स स्टिल बढ़ाते हैं दोस्तों खूबसूरती को। केरला में अनामुडी शोला नेशनल पार्क, कर्नाटक में मौजूद बनेरघट्टा और नागरहोल नेशनल पार्क, उन सभी खूबसूरत नेशनल पार्क में घूमते हुए हाथी इस बात का प्रतीक है कि भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम किया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों के सामने एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं रखूंगा। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी नेशनल पार्क है, या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑनेस्टली इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो 1936 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, तब इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1955-56 में इसका नाम चेंज हुआ, क्योंकि एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हुआ करते थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 2021 में इसका नाम फिर से चेंज हुआ है और इसका नाम अब हो चुका है ऑफिशियली रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क 2021 में इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहीं से बहती है गंगा नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी, जिसका नाम है रामगंगा रिवर या रामगंगा नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 नाम रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के। पहले हैली जब स्टैब्लिश हुआ ब्रिटिश काल में, उसके बाद जिम कॉर्बेट आजादी के लगभग 6-7 साल बाद, और फिर उसके बाद
2021 में इसका नाम चेंज होकर के हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। तो 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित, 1957 में प्रसिद्ध शिकारी, संरक्षणवादी और लेखक जिम कॉर्बेट के सम्मान में बदला गया। प्रोजेक्ट टाइगर पहर शुरू करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो आप देख पा रहे हो नदी, यही नदी है रामगंगा नदी, जहां पर टाइगर्स आमतौर पर घूमते रहते हैं नैनीताल के निचले इलाकों में। तो नैनीताल का निचला इलाका जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इलाका है। मेरे ख्याल से दोस्तों टाइगर्स को देख करके आपको भी आनंद आ जाता होगा, क्योंकि टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु कहने का मतलब नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। चलिए, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क या सेंचुरी है जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड नहीं है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, या पापी कोंडालू नेशनल पार्क, या रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या बालपक्रम नेशनल पार्क? और इसका सही आंसर है दोस्तों बालपक्रम नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। पापी कोंडालू नेशनल पार्क को कई बार राजीव गांधी पापी कोंडालू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और राजीव गांधी जी के नाम पर 3 नेशनल पार्क के नाम रखे गए हैं भारत में। एक तो राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, और ये जो राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में है। फिर एक और है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, और ओरंग नेशनल पार्क असम में है। और याद रखिए ओरंग नेशनल पार्क को ही मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क या राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो असम की इन नेशनल पार्क्स की विशेषता है। एनीवेज, बालपक्रम नेशनल पार्क जो है वो मेघालय के अंदर मौजूद है और गारो हिल्स के साउथ में है, लगभग 910 मीटर की ऊंचाई पर, और बेहद ही खूबसूरत नेशनल पार्क है दोस्तों ये। आगे चलते हैं तो भारत के मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान गारो पहाड़ियों के लगभग 910 मीटर की ऊंचाई पर। ये मान करके चलिए दोस्तों कि इतना सैड आपका चेहरा हो जाता है जब आप एग्जाम रिजल्ट निकलने के बाद फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं पाते हो। लेकिन मैं सच बताऊं, इतनी टेंशन आपको लेनी नहीं है। आपको एक टाइगर की तरह अंगड़ाई लेनी है जैसा मैंने दिखाया था, और उसके बाद सीधे दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बाघमारा से लगभग 45 किलोमीटर दूर है ये नेशनल पार्क। और आगे चलते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन विच बायोस्फीयर रिजर्व? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस जैव आरक्षित क्षेत्र में है? बढ़िया क्वेश्चन बनता है हमारे सामने। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, भारत के अंदर अगर आप बात करते हो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के अंदर था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। एक बात और बता देता हूं आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है वो एरिया तमिलनाडु, कर्नाटक और केरलम में फैला हुआ है। तो कर्नाटक, केरलम और तमिलनाडु, कर्नाटक का जो निचला इलाका है वो भी बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी के अंतर्गत आता है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये जो इलाके हैं केरल के, ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो है भी केरल का ही, तो स्वाभाविक सी बात है केरलम का ये नेशनल पार्क यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क बेहद खूबसूरत नेशनल पार्क है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुक्कुर्थी नेशनल पार्क, ये वाले इलाके भी आते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु के अंदर मौजूद हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। बाय द वे, नीलगिरी में एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, और वो जो खूबसूरत सा हिल स्टेशन है उसका नाम है OOTY, ऊटी। ऊटी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ऊटी, और ऊटी तमिलनाडु में मौजूद है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे चल करके दोस्तों ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस चीज के लिए जाना जाता है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क एक जानवर के लिए जाना जाता है, जिस जानवर का नाम है लॉयन टेल्ड मैकॉक। ये क्या है लॉयन टेल्ड मैकॉक? एक तरीके से समझो बंदर की एक प्रजाति है। बंदर की इस प्रजाति की पूंछ शेर जैसी होती है,
और इसीलिए इसको लॉयन टेल्ड मैकॉक कहा जाता है। मैकॉक मतलब बंदर की प्रजाति और लॉयन टेल्ड का मतलब शेर जैसी पूंछ वाला। तो शेर जैसी पूंछ वाला जो बंदर है वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। शेर पूंछ वाला मैकॉक तो है ही, बाघ, गौर, तेंदुआ, जंगली शुअर, पैंथर, भारतीय सीवेट और सांबर, चलो ये तो ठीक है, ये तो फिर एक्सटिंक्ट में नहीं है, पर मैकॉक का नाम जरूर आपको याद रखना है। ये वो बंदर है जो अत्यधिक एक्सटिंक्ट वाली प्रजातियों में है, रेड लिस्ट में आया हुआ है ये। बाकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा मनोरम और विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलता है। पार्क की सीमाओं के भीतर रहने वाले स्वदेशी जनजातीय समूह भी हैं, जैसे इरूला, कुरुम्बा, मुदुगा और कट्टुनाइक्कर। तो ये लोग वो हैं जो ट्राइब्स हैं और इन इलाकों में रहते हैं। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र वाला इलाका एक तरफ विदर्भ का रीजन है, तो विदर्भ का जो क्षेत्र है, विदर्भ के क्षेत्र में नागपुर आता है, और नागपुर के पास में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान एवं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है ताडोबा। तो देखो दोस्तों, ताडोबा टाइगर रिजर्व ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, महाराष्ट्र के ही इलाकों में एक और विशेष चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि इसका जो मुंबई के आसपास वाला क्षेत्र है वहां पर संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में एक आध बार उठा करके पूछा गया है कि संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है। संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। खैर चलिए, अभी हम आपको आगे चल करके बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं, बट फिलहाल देखिए पार्क की सीमाओं में टाइगर घूमता हुआ आपको दिखेगा। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में है, अर्जुनी मोरगांव उपखंड में, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी नवेगांव में ही है। दोस्तों आप लोगों को डॉक्टर सलीम अली के बारे में जानकारी होगी। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर है, और डॉक्टर सलीम अली भारत के पक्षी मानव कहे जाते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली को माना जाता है भारत में पक्षियों का संरक्षण करने वाला एक व्यक्तित्व, बहुत ही कमाल के शानदार व्यक्तित्व हैं। तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे पाते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत ने कौन से साल में की थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट को इंडिया ने कौन से ईयर में शुरू किया था? 1984 में किया था, 1986 में किया था, 1992 में किया था, या 1994 में किया था? सो करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर फटाफट से आप सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का, 1992 इज इंपॉर्टेंट और नॉट? सो बेसिकली यस, 1992 इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक और बात, अगर आपको ये भारत दर्शन सीरीज पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन को लाइक करने से हमारा करेज बढ़ता है, हमें भी आत्मबल मिलता है आप लोगों का। सो अल्टीमेटली 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जरूर याद रखना है आपने। और प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो फरवरी 1992 में लॉन्च की गई। राज्य सरकार, केंद्र सरकारें मिल करके हाथियों के संरक्षण और प्रबंधन में मदद करती हैं। जंगली हाथी स्वतंत्र रूप से घूम सके, यही सबसे बड़ी विशेषता है इस प्रोजेक्ट एलिफेंट की। आगे चलते हैं हम, तो आगे चलकर एक और पॉइंट आता है, सिरोही नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट के अंदर मौजूद है? सिक्किम में है, असम में है, राजस्थान में है, या मणिपुर में है? देखो दोस्तों, अगर वैसे जानकारी के बारे में बात करें तो सिरोही एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान में जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है ये इसलिए फेमस है, पहली बात तो ये कि यहां की तलवारें बड़ी फेमस हैं। तो फेमस फॉर स्वॉर्ड्स, तलवारों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहां की तलवारों को जीआई टैग मिला हुआ है। पुराने समय पर राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, वहां के जितने भी योद्धा होते थे वो सब सिरोही की बनी हुई तलवारों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन दूसरी बात यह है दोस्तों कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है माउंट आबू। और माउंट आबू की आप जब बात करते हो ना दोस्त, तो माउंट आबू इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। माउंट आबू जो है, माउंट आबू में गुरु शिखर पीक है जो पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है।
तो गुरुशिखर पीक 1722 मीटर। तो ये सिरोही जिला अलग है राजस्थान का, पर फिलहाल हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो आएगा सही आंसर के रूप में मणिपुर। सो मणिपुर में आप सभी को मालूम है कि एक तो है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अलावा दूसरा है शिरोई, और इसका वास्तविकता में स्पेलिंग यही है SHIRUI, शिरुई, या इसी को कहा जाता है सिरोही नेशनल पार्क। मजेदार बात यह है दोस्तों कि जब आप मणिपुर की बात करते हो तो मणिपुर में एक विशेषता है, विशेषता यह है कि यहां का लिली शिरुई ये है स्टेट फ्लावर। कहने का मतलब लिली शिरुई ये स्टेट फ्लावर है, राज्य पुष्प है मणिपुर का, और उसी के नाम पर यह शिरुई नेशनल पार्क है, जिसको सिरोही नेशनल पार्क अब कहा जाने लगा है। सो ये कुल मिलाकर के इस तरीके से कहने की बात है। और फिलहाल देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा शिरुई या शिरुई लिली या लिलियम मैकेलिने ये स्टेट फ्लावर है मणिपुर का। बाकी तो सिरोही नेशनल पार्क ये इम्फाल में है, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। दोस्तों आप लोग कभी नॉर्थ ईस्ट गए नहीं होंगे, गया तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन जितनी खूबसूरत इलाकों को देखता हूं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट मुझे कह रहा हो कि सर कहां हो आप, घूमने के लिए आओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। सो टू ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू से दैट आई लव द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। हमारा ये जो भारत का उत्तर पूर्व इलाका है, उस उत्तर पूर्व इलाके को घूमूंगा जरूर, और एक ही बार आऊंगा, 15 दिनों का टूर लेकर के खुद से घूमूंगा। सो एनीवेज दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। ये देखिए आप, चट्टानों के बीच से किसी ने एक पोर्ट्रेट इमेज क्लिक की है। हंगुल कौन से नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये हंगुल है क्या? हंगुल बेसिकली एक हिरण जैसा होता है, इसका नाम है हंगुल, या हंगुल को आप कह सकते हो इट्स अ कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग यानी कि कश्मीरी बारासिंगा। कश्मीरी बारासिंगा के बारे में अगर आपको है ना, कश्मीरी बारासिंगा के बारे में अगर आपको पढ़ाया जाए तो देखो, अरे एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये दचीगम है ना, दचीगम नेशनल पार्क के अंदर है। गुलमर्ग नाम का कोई नेशनल पार्क है नहीं। सिरोही नेशनल पार्क के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये भी मणिपुर का ही है, और कीबुल लामजाओ के बारे में विशेषता यह है दोस्तों कि ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क माना जाता है। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहने का मतलब कि ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क बाय द वे। और इस ब्यूटीफुल नेशनल पार्क की जो विशेषता है वो विशेषता ये है दोस्तों, फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बाय द वे, कि इसके अंदर मौजूद है लोकटक लेक। और आप सभी जानते हैं कि लोकटक लेक जो है वो लोकटक लेक में रिंग के फॉर्म में ग्रास मौजूद है, जिसको कहते हैं फुमदी, और वो मूवेबल ग्रास है। तो रिंग फॉर्म की ग्रास है, और रिंग फॉर्म की ग्रास जो मूव करती है उसको कहा जाता है फुमदी। ये हमारे लिए जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे सामने पॉइंट है वो देखिए, ये है कश्मीरी बारासिंगा, जिसको हम हंगुल कह रहे थे ना। तो हंगुल जो है वो हंगुल है बेसिकली ये। एंड अलावा इसके दोस्तों आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन आंसर करना है कि विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारत के वाल्मीकि नेशनल पार्क का कंटिन्यूएशन नेपाल के अंदर कौन सा नेशनल पार्क माना जाता है? सो भारत का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और वही नेपाल की बाउंड्री तक चला गया है। तो नेपाल की सीमा बीच बीच है उस जंगल के। उसी को अगर आप नेपाल में देखोगे उसको चितवन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल के इलाके में उसको चितवन नेशनल पार्क कहते हैं। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मौजूद है? अब जैसे दोस्तों हमारे भारत में लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करिए तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस, और हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट एरिया वाइज की बात कर रहा हूं, वो है साउथ बटन। और साउथ बटन जो नेशनल पार्क है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर मौजूद है। तो हेमिस नेशनल पार्क और स्मॉलेस्ट में जो है साउथ बटन अंडमान एवं निकोबार नेशनल, मतलब अंडमान एवं निकोबार के अंदर मौजूद है। आगे चलते हैं। बहरहाल दोस्तों
अच्छा, यहां पे मैंने आपको बताया नहीं, कैम्बेल बे नेशनल पार्क भी अंडमान एवं निकोबार में ही है। एक और क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में मौजूद है? यह भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में मौजूद है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरियाणा। सो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क बेसिकली एक गुरुग्राम के अंदर है। ये गुरुग्राम और फारूक नगर का जो हाईवे है, गुरुग्राम फारूक नगर रोड पे है ये। दूसरी बात ये है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में एक सुल्तानपुर लेक है जिसको बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। तो एक बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभ्यारण्य भी है ये, और पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ यहां पर जो लेक मौजूद है, लेक एक रामसर स्थल है या रामसर साइट है, तो रामसर स्थल के रूप में भी है। एंड दूसरी बात यह कि हरियाणा में एक और नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं कालेसर नेशनल पार्क। वैसे मैं आपको अगर जंगलों के बारे में बताऊं तो लीस्ट फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये बताइए सबसे कम फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, तो सबसे कम फॉरेस्ट, सबसे कम वन वो हरियाणा में ही है, और हरियाणा के बाद दूसरा है पंजाब। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, सबसे अधिक फॉरेस्ट, और मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो सबसे अधिक वन या मोस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट ये कहां मौजूद है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी एरिया वाइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कुल मिलाकर के आपको ये पॉइंट समझ में आए कि एक कालेसर नेशनल पार्क है वो भी हरियाणा का है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क वो भी हरियाणा का है। तो हरियाणा इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चल करके एक और क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की जो ये खूबसूरत सी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड का हिस्से में आता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो केरलम में है। एक और है जिसको कहते हैं पिन वैली नेशनल पार्क, और पिन वैली नेशनल पार्क या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, और अगर आपसे न्योरा वैली नेशनल पार्क के बारे में पूछ दिया जाए तो आप कहिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से वैली के नाम वाले बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एक तो हो गया साइलेंट वैली, दूसरा हो गया पिन वैली, तीसरा हो गया न्योरा वैली। तो इनके नाम जरूर आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उत्तराखंड बहुत बहुत महत्वपूर्ण आंसर होने वाला है, और ये है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अगर आप इसको देखोगे तो इसको देख करके ही आप हैरान रह जाओगे। बद्रीनाथ के पास गढ़वाल हिमालय में खूबसूरती से ये इलाका है, और नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया था 1982 में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था 2005 में यूनेस्को द्वारा, वो भी प्राकृतिक महत्व की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के गढ़वाल में बद्रीनाथ के पास में मौजूद है। दोस्तों, ये ट्यूलिप के जो फूल हैं, ये ट्यूलिप के फूल खिल जाते हैं, और इनको देख करके आपको मजा आ जाता होगा कि हाँ सर, भारत दर्शन में कम से कम भारत के दर्शन तो हो रहे हैं, चाहे वो भारत की संस्कृति के हों या फिर भारत की खूबसूरती वाले इलाकों के हों। है ना खूबसूरत? चलिए, तो मुक्कुर्थी नेशनल पार्क कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? मुक्कुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? यह भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में देखो दोस्तों, ये नीलगिरी का जो इलाका है, नीलगिरी का इलाका है ही, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। इवन कर्नाटक का निचला हिस्सा है जिसको बांदीपुर नेशनल पार्क कहते हैं। इधर राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसको नागरहोल नेशनल पार्क कहा जाता है। अलावा उसके दोस्तों थोड़ा सा और साउथ की तरफ जाओगे आप तमिलनाडु में तो मुक्कुर्थी है, और फिर मुक्कुर्थी नेशनल पार्क से केरला का लगा हुआ साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और उसके जस्ट नीचे अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। बाकी मैंने आपको मुदुमलाई नेशनल पार्क वगैरह के बारे में बताया ही है। तो है तो ये खूबसूरत से इलाके। तो ग्रासलैंड्स एंड शोलाज आर कॉमन इन मुक्कुर्थी। इंपॉर्टेंट रिवर्स मुक्कुर्थी के पास हैं चलियार, कबिनी एंड भवनी। तो कबिनी और भवनी ये जा करके तो कावेरी में मिल जाती हैं, लेकिन चलियार जो है वो दूसरे दिशा की ओर बहते हुए निकल जाती है, यानी अरब सागर की ओर।
ठीक है, तो ये बड़ी ही खूबसूरत सी बात है दोस्तों। वेयर इज दी भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों? और इसका सही आंसर भी आप लोग जानते हैं, तो आज आपके लिए यही होगा होमवर्क। तो कैसी लगती है सीरीज बताइएगा जरूर भारत दर्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल सीरीज है दोस्तों, जो स्पेशल सीरीज हम चलाते हैं दोस्त।